अस्सलाम वालेकुम। दिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को पसंद कर रहे होंगे। अगर आपकी कोई राय हो इसके हवाले से या किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट हो हमें ज़रूर बताइएगा। हम राइटर से उसकी इजाज़त लेकर तो नावल को पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी होता है कि हमारे पास उसकी इजाज़त नहीं होती, जिसकी बिना पर हम ये वो नावल पब्लिश नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़ ये कि हमारे बहुत से नॉवेल्स ई-बुक की सूरत में भी मौजूद हैं। अगर आप लोगों को ये एज़ एन ई-बुक चाहिए हो, तो आप बेशक कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम की आपको हम लोगों ने 2 आईडीज़ दी हुई हैं। आप वहाँ पर मैसेज करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और साथ में अगर आपको बाय भी करनी होगी, तो आप वहाँ से ही बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संताने साथ फातिमा नियाज़ी के कलम से माखूज़ किस्त नंबर 7 है। वो दरख्तों से घिरा एक कब्रिस्तान था, जहाँ के तार से कब्रें बनी हुई थीं। कुछ कब्रों के पास क्यारियाँ थीं, कुछ पर ताज़ा फूल चढ़ाए गए थे। शेर के साथ आया डैनियल और मुहाफ़िज़ कदरे फासले पर खड़े थे। शेर हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए मुख्तलिफ कब्रों की तख्तियाँ देखता आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ मखसूस दस्तानों में छुपे थे। चेहरे पर स्याह मास्क था, फ़कत स्याह आँखें दिख रही थीं। सर पर स्याह पी कैप थी, स्याह लेदर की जैकेट उसके जिस्म पर जच रही थी। पैरों में स्याह भारी स्याह बूट थे। उसकी निगाहें आस-पास भटक रही थीं। मॉम! एक सिसकती आवाज़ शेर की समात से टकराई। उसने कोहनी से दाईं आँख रगड़ी। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएँ। सब क्यों छोड़कर चले जाते हैं मुझे? वो आवाज़ पूरी तरह तड़पती हुई महसूस हो रही थी। शेर आगे बढ़ता रहा। उसके दिल में अजीब-सा बोझ आन पड़ा था। आह! दैट्स व्हाट आई हेट। दैट डैम्न स्ट्रेंज फीलिंग। वो बड़बड़ाया, मगर आगे बढ़ता गया। कुछ देर मज़ीद चलने के बाद वो रुक गया। गर्दन घुमाकर एक कब्र की जानिब देखा और ठंडी सांस ली। फिर बाईं जानिब देखा। आज से ठीक 9 साल कब्ल वो कुछ फासले पर इसी दरख्त के पास खड़ा था जब जन्नत की माँ की कब्र से लिपटी शिकवे कर रही थी। अपने अकेले होने का शिकवा, शेर के चले जाने का शिकवा। वो इत्तेफाक था कि शेर इस रोज़ बगैर किसी वजह के ही जनाजे के बाद कब्रिस्तान चला आया। खाली कब्रिस्तान में सन्नाटा और बरसती बारिश की वहशतनाक आवाज़। शाम जो पल-पल रात के अंधेरे में तब्दील हो रही थी। 16 साला जन्नत कब्र के करीब दोसानों बैठी थी। शेरजो उसे नहीं भूला था, लेकिन इसके ख्याल में जन्नत उसे भूल गई थी। उस रोज़ उसे ये जानकर अनोखी सी खुशी हुई थी। जन्नत का उसे रोते हुए पुकारना और बाआवाज़ शिकवे करना। उसकी मासूमियत और बेबसी पर शेर को बेचैनी होने लगी। लेकिन उसने करीब जाने की कोशिश नहीं की। वो इस दरख्त की आड़ में खड़ा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद अमिश के मुहाफ़िज़ उसे ज़बरदस्ती ले गए। वो उसे बताना चाहता था कि इसकी माँ का कत्ल करने वाला कोई और नहीं, इसका बाप ही था। लेकिन वो ये नहीं कर सका था। वो वहीं खड़ा रहा। माँ को खो देने के बाद वो बाप से भी नफ़रत करने लगेगी। ये सोचकर वो खामोश हो गया था। शेर यूं ही खड़ा माज़ी के लम्हों में झाँकता रहा। कई पल गुज़रने के बाद उसने गहरी सांस भरकर चेहरा घुमा लिया। चंद कदम चलकर वो कब्र के करीब चला आया। आई एम सॉरी लेडी बरीरा। ज़ेरे लब बड़बड़ाते उसने वो सफ़ेद बुके कब्र पर रख दिया। मैंने आपको खबरदार किया था। काश आप मेरी बात पर यकीन कर लेती। आप बुरी नहीं थी, बेवकूफ़ थी। इतनी बुरी भी नहीं थी कि ऐसे मारी जाती। वो आहिस्तगी से कह रहा था। शेर ने आंखें बंद कर ली थी। माज़ी फिर उसके ज़हन पर कब्ज़ा जमाने लगा। प्लीज़ कुछ करो। वो गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। मैं रूस में बैठकर आपकी शारजा में कैसे मदद करूं? कल कहा था आपसे भाग जाए। शेर ने चिढ़कर कहा। मेरी जान को खतरा है। गाड़ी को वहीं छोड़ दे, बाहर निकलकर झाड़ियों में दाखिल हो जाए। गाड़ी आपको बचा नहीं पाएगी। शेर ने माथा मसलते हुए कहा था। पीछे से गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। बरीरा की फूली हुई सांसें शेर को मजीद परेशान कर रही थी। काश वो उसे बचा पाता। मैं गाड़ी से निकल आई हूँ। बरीरा की खौफज़दा आवाज़ आई थी। गहराई में जाएँ, आवाज़ पैदा न करें, झाड़ियों के पीछे से होते हुए जाएँ, खुद को कहीं छुपा लें। यहाँ बहुत फिसलन झाड़ियाँ चीखने की आवाज़ के साथ शायद वो बुरी तरह गिरी थी। फ़ोन भी हाथ से छूट गया था। मिसेज़ बरेरा, मिसेज़ बरेरा, क्या आप मुझे सुन रही हैं? वो रही, पकड़ो उसे। आह! जन्नत! शेर ने अफ़सोस से आँखें मींच ली थीं। कुछ लम्हों बाद भी फ़ोन बंद हो गया था। अगले दिन कम्युनिटी में ये खबर फैल गई थी कि बारिश के बायस बरेरा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था।
لیکن صرف شیر ہی جانتا تھا کہ امش نے اپنی بیوی کے افیئر کی خبر اور اس کے اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہونے کی بھنک پاتے ہی بیوی کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ ماسٹر کی میٹنگ میں 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ دفتر اس کے کان میں لگے مائکرو فون پر ڈینیل کی آواز ابھری۔ شیر نے آنکھیں کھول کر آس پاس نگاہ دوڑائی۔ سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کرتے وہ ذرا سا جھکا۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور آپ کی روح کو سکون بخشے، زیر لب کہتے وہ پلٹ گیا۔ قبر سے دور جاتے جاتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ افسوس کی جگہ اسی سرد مہرے نے لے لی تھی۔ جیکٹ سے پاکٹ واچ نکال کر اس نے وقت دیکھا اور قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ اس کے قریب آتے ہی محافظ چوکس ہوئے۔ ایک نے آگے بڑھ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شیر سر نیچے کرتا گاڑی میں سوار ہوا اور آخری نگاہ دور نظر آتی اس قبر کو دیکھا، پھر سر سیٹ کی پشت پر لگا کر آنکھیں موند لی۔ حاشر اپنے اپارٹمنٹ کے لیونگ روم میں ٹہل رہا تھا۔ سفید ہائی نیک شرٹ پر نیلی جینز پہنے، پیروں میں نرم چپل تھے۔ سفید ہائی نیک اس کے کثرتی جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بال پیچھے کی جانب بنے ہوئے تھے۔ شیو ہلکی سی بڑھ گئی تھی۔ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے چھوٹے گھونٹ بھرتا کسی سوچ میں گم تھا۔ میز پر کئی کاغذات پڑے تھے۔ دفتن اس کا فون بجا۔ اس نے میز پر رکھا فون اٹھایا اور گلاس وال کے قریب چلا آیا۔ گڈ ایوننگ سر۔ گڈ ایوننگ۔ کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ حاشر کے لہجے میں محبت اور احترام جھلک رہا تھا۔ کیسے ٹھیک نہ ہوتا؟ میرے بیٹے نے جو میرے لیے اتنا پیار بھیجا۔ سر عبید محبت سے بولے۔ فرض ہے میرا۔ آپ کو جو فائل بھیجی ہے رات کو وہ چیک کر لی؟ ہاں، تمہارا والا فارمولا کام کر گیا؟ چلیں، یہ تو اچھا ہو گیا۔ حاشر نے کہتے ہوئے کافی کا گھونٹ بھرا۔ اسی پر گیٹ بجنے کی آواز آئی۔ آہ، لگتا ہے میرے ٹیم میٹس میں سے کوئی ہے۔ ہولڈ کریں۔ مصروف ہو تو؟ نہیں، بالکل نہیں، باقیوں کے آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، ابھی بات کرتے ہیں۔ حاشر کہتے ہوئے دروازے کی جانب آیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے طوبہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ گڈ ایوننگ کمانڈر، وہ مسکرائے بغیر سنجیدگی سے بولی۔ حاشر نے اسبات میں گردن ہلاتے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ طوبہ نے گردن اندر ڈال کر نظارہ کیا۔ باقی سب نہیں آئے؟ اس نے گردن اٹھا کر حاشر کی جانب دیکھا۔ حاشر نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ آتے ہی ہوں گے، باہر ویٹ کر لیں تب تک۔ حاشر گیٹ کھلا چھوڑ کر اندر بڑھ گیا۔ طوبہ منہ بنا کر رہ گئی۔ ہاں تو کیا ایسے ہی اندر آ جاؤ، پھر سوچیں گے کہ منہ اٹھا کر انجان آدمی کے گھر میں اکیلی گھس آئی۔ وہ سرل بڑبڑاتی وہیں کھڑی رہی۔ سرد ہوائیں جسم کو جما رہی تھی۔ باہر اندر کے مقابلے کافی زیادہ ٹھنڈ تھی۔ طوبہ کو اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کپ کپانے لگتی، حاشر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں سفید موٹی سی شال نما چادر تھی۔ ایک ہاتھ سے فون کان پر لگائے خوشگوار موڈ میں باتیں کرتا، دوسرے ہاتھ میں شال پکڑے وہ اس تک آیا اور چادر اس کی جانب بڑھا دی۔ طوبہ نے ہچکچائے بغیر شال لے کر لپیٹ لی۔ حاشر شال پکڑا کر اندر جا چکا تھا۔ باقی سب پتہ نہیں کب آئیں گے، تب تک تو میری کلفی جم جائے گی۔ طوبہ بڑبڑائی۔ کتنے بد لحاظ ہیں، خود تو فون پر گرل فرینڈ سے گپے لڑا رہے ہیں، ادھر میں باہر کھڑی جم رہی ہوں۔ وہ تاثرات بگاڑے بڑبڑائی۔ غلطی میری ہی ہے، شکی انداز میں باقی سب کا پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے خود کو ٹپٹتے ہوئے نگاہیں اندر گھمائی۔ وہ ہنوز لیونگ روم میں ٹہلتا، چہرے پر نرمی لیے فون پر محو گفتگو تھا۔ طوبہ ایک پل کو ٹھٹک کر اسے تکنے لگی۔ کتنا حسین ہے کمینہ، وہ بڑبڑائی۔ اسی پر حاشر کی نگاہ اس پر پڑی۔ حاشر کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے ایک ادا سے بالوں کو جھٹک کر ناک چڑھائی۔ میں کم ہوں کیا کسی سے؟ ہوگا اپنے لیے ہینڈسم۔ اس نے منہ بنا کر سوچا اور بیرونی دیوار سے ٹیک لگا کر نگاہیں پھیر لی۔ لیونگ روم میں قدرے خاموشی تھی، باقی تینوں بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ طوبہ نے شال اتار کر ایک جانب رکھ دی تھی۔ اب باہر کیوں کھڑی تھی؟ کیا کمانڈر نے اندر آنے سے روک دیا تھا؟ اریب نے قدرے ہلکی آواز میں پوچھا۔ وہ کیوں روکیں گے؟ میں خود ہی نہیں آئی تھی، طوبہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ لیکن کیوں؟ کیا آپ کو کمانڈر پر بھروسہ نہیں؟ کیپٹن ہرنین، جو کافی وقت سے حاشر کو جانتا تھا، حیرت سے بولا۔ میں کون سا بچپن سے ان کو جانتی ہوں؟ طوبہ لاپرواہی سے بولی۔ کیپٹن منان نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا آپ دونوں جانتے ہیں کمانڈر کو پرسنلی؟ کیپٹن اریب نے سوال کیا۔ ہاں، ہم یہیں اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں، کافی دفعہ ساتھ کام بھی کیا ہے، لیکن پرسنلی نہیں جانتے۔ دراصل کمانڈر تھوڑے ریزرو، تھوڑے اچھے خاصے مغرور انسان ہیں۔ طوبہ بآواز بڑبڑائی۔ اسی پر حاشر ٹرے میں کافی کے کپ لیے لیونگ روم میں آیا۔ اس کی پہلی نگاہ طوبہ پر پڑی۔
कुछ कहती, जताती हुई निगाह, जैसे खबरदार करना चाह रहा हो। तोबा इसके यूं देखने पर बौखलाई। आप यकीनन गलत सोच रही हैं। अगर ऐसा होता तो वो अपने हाथों से हमारे लिए कॉफ़ी बनाकर क्यों लाते? अरीब मुस्कुराते हुए बोला। अरीब की बात पर तूबा मज़ीद नागवारी से अरीब को घूरने लगी, जबकि मनान और हनैन भी अरीब की जानिब देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुरा दिए। मुझे लगता है आपको चम्मच बहुत पसंद है। तूबा ने कॉफ़ी का कप उठाते अरीब की जानिब देखते मुस्कुरा कर कहा। नहीं, मुझे कांटा ज़्यादा पसंद है। आपको ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगा? अरीब मुस्कुराते हुए बोला तो मनान और हनैन बेख्तियार कहका लगाकर हंस दिए। आप सबका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, लेकिन हमें कॉमेडी शो नहीं करना। इसलिए ज़रा काम की बात कर लें। आशा ने बारी-बारी चारों की तरफ देखकर अपने मखसूस नर्म अंदाज में तंज का तीर छोड़ा। वो चारों फोकस हो गए फौरन। हमारे पास ये आखिरी हफ्ता है, 2 दिन। आप लोग अपनी फैमिली से मिलें, दोस्तों से मिलें। तीसरे दिन आप लोगों ने अपनी पैकिंग शुरू कर देनी है। हम यहाँ से यूएई जाएंगे। हमारे पास हमारे साथी सामान के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। हमारे लाइसेंस और असलहा? तूबा ने सवाल किया। नहीं, कुछ भी नहीं। हम आम पाकिस्तानियों की तरह सफ़र करेंगे क्योंकि केस दीगर केसेस से यकसर मुख्तलिफ है, हाशिर ने कहा। वो चारों उलझन अमेज़ निगाहों से उसकी जानिब देख रहे थे। ये उनके लिए बिल्कुल नया था। बगैर असलहा और लाइसेंस के वहाँ पकौड़े बेचेंगे? तूबा बड़बड़ाई। हाशिर ने निगाह उठाकर नागवारी से तूबा की जानिब देखा। इसकी निगाह सर्द और सुलगती हुई थी। तूबा एक पल को साकत हुई। उसका दिल एकदम खौफ से बुरी तरह लरजा था। उसने बेख्तियार लब दांतों में दबाया। हनैन, मनान और अरीब ने भी हाशिर की पेशानी पर बल और आंखों में नागवारी देख ली थी। वो भी गैर आरामदा से एक दूसरे को देख रहे थे। हाशिर कुछ मिनट के लिए खामोश रहा था। आई एम एक्सपेक्टिंग एन अपॉलजी फ्रॉम यू। तूबा ने उलझकर हाशिर को देखा। बाकी सब ने तूबा की जानिब देखा। एम आई एक्सपेक्टिंग टू मच, मिस तूबा? हाशिर ने दोनों मुट्ठियां आपस में मिलाते सवाल किया। इसका लहजा आम सा था, लेकिन अंदाज नागवारी भरा था। तूबा का चेहरा गुस्से और खफगी से सुर्ख पड़ने लगा। या, इट्स टू मच। तूबा तुनक कर बोली। आई हेट दिस डिक्टेटरशिप बिहेवियर। वो अपना बैग लिए उठ खड़ी हुई। हाशिर भी कुछ कहे बगैर खामोशी से उठा और गेट तक आकर दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकलने का इशारा किया। तुबा का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा। वो तेज कदमों से चलती बाहर निकल गई। वो अपना बैग लिए उठ खड़ी हुई। हाशिर भी कुछ कहे बगैर खामोशी से उठा। अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वापस आ जाइएगा, हाशिर ने कहकर गेट बंद कर दिया। हनैन, अरीब और मनान खामोशी से एक दूसरे का मुंह तक रहे थे, जबकि हाशिर नॉर्मल नजर आ रहा था। चलें, तो मैं क्या कह रहा था? कमांडर, क्या कैप्टन तुबा के बगैर मीटिंग जारी रखना ठीक है? कैप्टन अरीब, आप इन्हें ब्रीफ कर दीजिएगा, हाशिर ने कागजात खोलते हुए कहा। ओके, अरीब ने फौरन इस बात में गर्दन हिलाई। रात गहरी हो रही थी। चांद बादलों की ओट में छुपा था। फिजा सर्द थी। तुबा अपने अपार्टमेंट की बालकनी में कॉफी का कप लिए खड़ी थी। उसने एक मोटी शॉल अपने गिर्द लपेट रखी थी। चेहरे पर खफगी और गुस्से के तासुरात हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग एन अपॉलजी। वो मुंह बनाकर बड़बड़ाई। क्या मैंने कुछ गलत कहा था? उसने आहिस्तगी से सवाल किया। उसे हाशिर का अंदाज और लहजा याद आ रहा। फिर अपना अंदाज। क्या मैं हद पार कर रही थी? वो फिर बड़बड़ाई। मे बी। उसने होंठ दांतों में दबाकर कहा और ठंडी सांस ली। इसी पर इसका फोन बजा। जैकेट की जेब में रखा फोन निकाला। अरीब की कॉल थी। उसने फोन उठाकर कान से लगाया। उम्मीद है अब तुम बेहतर महसूस कर रही होगी। तुम? तूबा उसकी बेतकल्लुफी पर हैरान हुआ। आप कहूँ? अरीब ने बेसाख्ता सवाल किया। अब कह ही दिया है तो आगे बढ़ो, तूबा कहते हुए कमरे की जानिब बढ़ी। कमांडर ने मुझे तुमसे राब्ता करने का कहा था। वो चाह रहे थे कि मैं तुम्हें ब्रीफ कर दूं। हम पाकिस्तान में ही हैं और केस पर अभी काम तक शुरू नहीं हुआ। तूबा ने कहा, केस पर काम शुरू हो चुका है। कमांडर ने आज की मीटिंग मुख्तसर कर दी थी। तमाम टीममेट्स का होना ज़रूरी है। ये कहकर वो बहुत जिम्मेदार और मुनज़्ज़म तरीके से काम करने के आदी हैं और मुझे उम्मीद है इनके साथ काम करके हम मायूस नहीं होंगे। तुम कुछ ज़्यादा ही मुतासिर नहीं हो? क्यों ना हो? वो एसएसजी ग्रुप का सबसे बेहतरीन कमांडर है। क्या वाकई तुमने डाक आई के बारे में नहीं सुना? अरीब का लहजा राजदाराना हुआ। क्या तुमने डाक आई कहा? तुबा को हैरत का शदीद झटका लगा था। उसकी सांसें एक पल को रुकी थी। हाँ, डार्क आई। अरीब के लहजे में गहरी दिलचस्पी और पुरसरारियत थी। अब ये मत कहना कि कमांडर हाशिर ही डार्क आई है।
तूबा रूहान सी होती बोली, क्यों ना बोलूं? यही सच है। अरीब मजे से बोला, कह तो तुम मजाक कर रहे हो। तूबा का लहजा कपकपाया। उसकी पेशानी पे पसीने के कतरे चमकने लगे। मुझे बहुत खुशी है कि ये मजाक नहीं है और इस बात की शदीद ख्वाहिश कि काश इस वक्त मैं तुम्हारा चेहरा देख पाता, क्योंकि तुम्हारे अंदाज से साफ जाहिर है कि तुम भी हम सब की तरह डार्क आई की सीक्रेट एडमायरर रही हो। अरीब तुबा की हालत सोचकर ही लुत्फ महसूस हो रहा था। आह! तुबा की खतरनाक किस्म की चीख अपार्टमेंट में गूंजी। अरीब ने बेसाख्ता फोन कान से दूर करते कॉल डिस्कनेक्ट की। तुबा पलंग पर सर पकड़े बैठी थी। शेर अपनी मखसूस सरबराही कुर्सी पर बैठा थोड़ी पर हाथ रखे इर्द गिर्द बैठे लोगों को सुन रहा था। उसके हाथ में उसके मखसूस दस्ताने थे। डैनियल उसके दाएं जाने बैठा था। इसका फोन मुसलसल इरताश कर रहा था। जिस पर शेर की सर्द निगाह इस पर पड़ती तो वह शर्मिंदगी से सर झुका देता। वो मीटिंग के दरमियान उठकर भी नहीं जा सकता था। नेक्स्ट, शेर ने इशारे से अगले शख्स को हुक्म दिया। मास्टर, मेरी रिपोर्ट पर कोई तबसरा? आपका मारा हुआ कोई तीर जिसने मुझे मुतासिर किया हो? शेर ने सुकून से सवाल किया। डैनियल ने बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी। वो शख्स शर्मिंदा हुआ। अफगानिस्तान और ईरान के मुकाबले पाकिस्तान में काम करना मुश्किल है। अगर आप इजाज़त दें तो हम पाकिस्तान में कोई बेस्ट टीम, तो आप मान रहे हैं कि आपकी टीम बेकार है। वो शख्स सर झुका गया। वहाँ के लोग सिर्फ मुहिब वतन ही नहीं बल्कि इस्लाम के मामले में इस्लाम को दरमियान में मत लाया करें। कारोबार का बिजनेस से क्या ताल्लुक है? मास्टर, गोल्डन का मजहब, फिर मजहब। शेर ने सिर सीट की पुश से लगाया और तंजिया अंदाज में हंसा। दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लामी मुमलिकत में यहूदी और लॉबी को आसानी से वेलकम नहीं किया जाता। इसी तरह पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भी हमारे प्रपोजल रिजेक्ट कर रही है। दूसरा शख्स बोला। मजीद वहाँ की सीक्रेट एजेंसीज भी आसान नहीं है। आई डोंट नो व्हाई बट इट्स मेकिंग मी इंस्पायर फॉर नो रीजन। वो झुककर डैनियल के कान में बोलकर शरारती अंदाज में मुस्कुराया। डैनियल ने उलझ कर डैनियल ने उलझ कर शेर की जानिब देखा। क्या ख्याल है शेर? अगर मैं वहाँ की शोहरियत अप्लाई करूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ वहाँ? शेर ने संजीदा हुए बाकी सब की जानिब देखकर सवाल किया। क्या आपके पास वहाँ की शहरियत नहीं है? डैनियल ने उलझकर सवाल किया। नहीं, होना तो चाहिए था। शेर ने माथा घुचाते कहा। डैनियल फिर मुस्कुरा दिया। खैर, पाकिस्तान को फिलहाल एक तरफ करें। मिस्टर रऊफ बदर, ईरान में की क्या रिपोर्ट है? जनाब, वही हाल है जो पाकिस्तान का है। वो आहिस्तगी से बोला। So, it's clear it's not easy to push Muslim community. वो संजीदगी से बोला। सबने उलझकर इसकी जानिब देखा। Is it? उसने सबकी जानिब देखकर सवाल किया। No sir, it's not. हाल में बैठे तमाम मुसलमान ताजिर फखरिया अंदाज में एक दूसरे की जानिब देखने लगे, जबकि बाकी सब बगले झांकने दिखाई दे रहे थे। मीटिंग इख्तिताम पसीर हो चुकी थी। वो एक तवील मीटिंग थी जिसमें उसने GFSR के एशियाई ताजरों से रिपोर्ट ली थी। ये मीटिंग हर 6 माह में मुनक्कद की जाती थी, जिसमें कंपनी से जुड़े तमाम गैर मुल्की नुमाइंदगान से कारकर्दगी की रिपोर्ट ली जाती थी। अमूमन इस मीटिंग को गोल्डन संभाला करता था, लेकिन इस बार साल के इन दिनों में गोल्डन फॉक्स अफ्रीका की जानिब निकल गया था। गोल्डन फॉक्स का कारोबार जो आज से 15 साल पहले गिनती के चंद मुल्कों में फैला हुआ था, आज दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में सैकड़ों छोटी-बड़ी कंपनियां GFSR के मातहत काम कर रही थीं। कई कंपनियां जो शेर की मलकियत में थीं, इनका सारा नफा और नुकसान शेर के जिम्मे था। कंपनी अब सिर्फ गोल्डन फॉक्स की ही नहीं रही थी। जो कारोबार फैलता जा रहा था, शेर ने कई कंपनियां और इदारे अपनी मलकियत में ले लिए थे। गोल्डन फॉक्स ने इस पर कोई एतराज नहीं किया था। शेर की बदौलत ही आज उसकी दौलत और कारोबार 100 गुना बढ़ गया था। GFSR ग्रुप इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसके डायरेक्टर और जनरल डायरेक्टर शेर और गोल्डन फॉक्स थे। शेर ने अपने काम का एक तरीका और कई असूल कायम कर रखे थे, जिसमें मदाखलत की इजाज़त किसी को नहीं थी। इसके फैसले पर सवाल करने की किसी को इजाज़त नहीं थी। इसे फैसलों के वक्त कंपनी के एडवाइजर और कानूनी टीम से भी मशवरे की आदत नहीं थी। इसके मिजाज और तरीके के सब कायल थे। कोई इसकी कायम करदा हदों को फलांगने की कोशिश नहीं करता था। वो बैनुल-अक़वामी कारोबारी हल्के का सबसे दिलचस्प और पुरसरार नाम था, जिससे बराह रास्त बहुत कम लोग मिल पाते थे। गोल्डन फॉक्स की तरबियत और माहौल ने उसे एक ऐसी शख्सियत में बदल दिया था कि वो गोल्डन फॉक्स से ज़्यादा बारूद और पुरसरार जाना जाता था। वो जब चाहता कहीं भी निकल जाता था।
कब क्या रूप धार कर कहाँ निकल जाता कोई कुछ नहीं कह सकता था। इस वक़्त भी वो शारजाह से कब निकल कर अजमान पहुँचा कोई नहीं जानता था, सवाए डैनियल के। ये अजमान का एक प्राइवेट क्लब था। डैनियल क्लब से कई मीटर दूर स्यावान में बैठा था। सिगरेट होंठों में दबाए वो सामने की जानिब देख रहा था। करीब ही ड्राइवर बैठा था। तुम ही डैनियल हो ना? ड्राइवर सिगरेट जलाता पूछने लगा। डैनियल ने गर्दन घुमाकर ड्राइवर की जानिब देखा। वो कंपनी का ही कोई वर्कर था, जो इस वक्त ड्राइवर की खिदमत सरंजाम दे रहा था। हाँ, डैनियल ने गर्दन अस्पात में हिलाई। मास्टर यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ क्यों आए होंगे? किसी गर्लफ्रेंड से मिलने? बिल्कुल, ठीक लगता है तुम्हें। डैनियल ने सिगरेट का कश लगाते अपना फ़ोन देखा जिस पर इनकमिंग कॉल लिखा आ रहा था। स्क्रीन पर पॉइजन क्वीन चमक रहा था। मनहूस औरत, कहीं सुकून नहीं लेने देती। वो बड़बड़ाया। क्या बीवी है तुम्हारी? ड्राइवर मुस्कुराया। खुदा माफ़ करे ऐसी खतरनाक बातें ना करो। वो कड़वा मुंह बनाकर बोला और गाड़ी से निकलकर फ़ोन कैस किया। मीटिंग खत्म होगी? जी मैम। शेर शारजा में ही है? जी मैम। डैनियल ने झूठ कहा। शेर कहाँ है? पता नहीं मैम। डैनियल ने अदब से जवाब दिया। मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा वो। हेज़ल ने कहा। कब उठाता है वो? डैनियल दिल ही दिल में बोला। क्या तुम मुझे अपने फ़ोन से कॉन्टैक्ट करवा दोगे? हेज़ल फ़कत डैनियल से ही इस तरह बात किया करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि शेर से राब्ता फ़कत इसी के ज़रिए मुमकिन था। माफ़ कीजिएगा मैडम, लेकिन मैं लंबी ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे 2 दिन तक किसी बिज़नेस रिलेटेड कॉन्टैक्ट से मना किया गया है। वो पेशेवराना अंदाज़ में बोला। वो तुम्हें कुछ नहीं कहते डैनियल, जो कहा है वो करो। वो जो कहते हैं मैं वही करता हूँ, इसलिए कुछ नहीं कहते। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ज़रूर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। वो अपने मखसूस रूसी लहजे में तुर्की व तुर्की बोला। डैनियल, हेज़ल ने सख्ती से कहा। जी मैडम। डैनियल ने फ़ौरन अदब से कहा। मेरा राब्ता करवाओ। उसने सख्ती से हुक्म दिया। मुझे ऑर्डर नहीं है। सॉरी मैम। भाड़ में जाओ। उसने तल्ख़ी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। डैनियल ने कड़वा मुँह बनाकर अपना फ़ोन को घूरा और माइक्रोफ़ोन कान से लगाया। इनकी कॉल का आगाज़ और इख्तिताम हमेशा ऐसा ही हुआ करता था। डैनियल अब आदी हो चुका था। क्लब में रोशनी कतरे कम थी। वो उससे लेदर जैकेट काउंटर पर रखी दोनों कोहनियाँ काउंटर पर टिकाए बैठा था। क्लब में कोई भी नहीं था सिवाय एक बार बॉय के जो उसे शैंपेन का ग्लास पेश करने के बाद एक तरफ जा खड़ा हुआ था। शेर ने सर पर ऊनी टोपी पहन रखी थी। चेहरे पर स्याह मास्क था जो इस वक्त थोड़ी पर टिका था। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। वो किसी सोच में गुम अपने आप में मगन नजर आ रहा था। सफेद टी-शर्ट से इसके कसरती बाजू झांक रहे थे। उसके बाजुओं की रगें उभरी हुई थी। यही हाल इसकी हथेली की पुश्त का था। दफातन उसने शर्ट में हाथ डालकर अपना पेंडेंट निकाला और इस पर हाथ फेरते मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट में बला की मासूमियत थी। इसकी आंखें साथ मुस्कुराई थी। करीब रखी जैकेट की जेब में हाथ डालकर उसने अपनी पॉकेट वॉच निकालकर वक्त देखा। उसकी मुस्कुराहट थमी। उसने निगाहें उठाकर बार बॉय की जानब देखा। इस वक्त उसकी आंखों में सुनहरे लेंस थे। आंखों की असल रंगत छुपी हुई थी। मिस जेनी, क्या इन्हें बुलाऊं जनाब? शेर ने इस्पात में गर्दन हिलाई और ग्लास उठाकर एक घूंट भरा। कुछ ही पल बाद वहां एक दरमियानी कद की खूबसूरत लड़की आई। साफ रंगत और पुरकशिश नकूश वाली लड़की। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो नकूश से चीनी लगती थी। हेलो मास्टर। शेर ने गहरी निगाहों से उसका जायजा लेते इस्पात में गर्दन हिलाई और करीब रखे स्टूल की जानिब इशारा किया। वो लड़की हिचकिचाते वहां बैठ गई। शहरियत, मेरी माँ चीनी थी, बाप ताजिकिस्तान से था। वो रूसी ज़बान में बोली। कितनी रकम ली है? 5 करोड़। वो थूक निगलती बोली। शेर ने जैकेट के जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी डिबिया निकाली। ये तो फेस पाउडर है। वो उलझी। यही समझ लो कि फेस पाउडर है। शेर ने काउंटर पर डिबिया रखकर एक और पर्ची निकाली। ये फतेह मोहम्मद है, तुम्हारा बाप। तुम इसके साथ वेकेशंस पे जाओगी, एयरपोर्ट पर। हेनरी तुम्हारे ट्रैवल गाइड होगा। लड़की ने फौरन इस्पात में गर्दन हिलाई। जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा, उसने ये भी ज़रूर बताया होगा कि गलतियों की सज़ा क्या होती है। शेर ने नरम लहजे में सवाल किया। लेकिन लड़की बुरी तरह लरजी थी। कोई गलती नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। शेर ने इसका कंधा थपथपाया। तुम्हें मैं साइनेडेड पिल नहीं दे रहा, जानती हो क्यों? शेर ने अपनी जैकेट उठाते हुए सवाल किया। लड़की ने नफी में गर्दन हिलाई।
کیونکہ میں نہیں چاہتا تمہارا یہ حسن بھری جوانی میں موت کی نظر ہو جائے۔ 5 کروڑ سے زندگی کا لطف بھی تو لینا ہے نا؟ تو پرسکون رہ کر یہ ڈیلیور کر دینا۔ غلطی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی ویسی بے وقوفی کی تو یاد رکھنا میری نظریں دنیا کے ہر کونے سے تم پر رہیں گی۔ شیرنی اپنی جگہ سے اٹھا اور گلاس سے ایک گھونٹ بھرا۔ سنا ہے میرے سنائپر کا کوئی نشانہ اور کوئی گولی ضائع نہیں جاتی۔ شیر جتاتی نگاہ اس پر ڈالتا، ماسک چہرے پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ لڑکی نے بے اختیار خشک ہوتا حلق تر کیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے آئیڈل سے میری پہلی ملاقات ایسی ہوگی اور میرا پہلا تاثر ان پر اتنا برا پڑے گا کہ میں اتنی غلطی کیسے کر سکتی ہوں۔ توبہ روحانسی ہو رہی تھی۔ کیا تم نے انہیں دیکھ کر پہچانا نہیں تھا؟ نہیں، میں نے انہیں 3-4 سال پہلے ایک ہی بار دیکھا تھا۔ تب وہ ماسک میں تھے، ان کا پورا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ تب ہیئر سٹائل بھی کچھ الگ تھا۔ میرا دھیان ہی اس طرف نہیں گیا۔ حالانکہ میں جانتی تھی ڈارکائی کا نام میجر حاشر ہے، لیکن میں سوچ ہی نہیں سکی کہ یہ وہی ہے۔ میں کیا کروں اریب؟ توبہ لب چپاتی سوال کر رہی تھی۔ ان کے اپارٹمنٹ کے باہر جا کر ناک رگڑو۔ اریب مسکرایا۔ اسے توبہ کی حالت دیکھ کر واقعتاً مزہ آ رہا تھا۔ مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں میں، مجھے سنجیدہ مشورہ دو۔ توبہ تنک کر بولی۔ اس کا بس نہیں چلتا، یہاں ایڑیاں رگڑ کر رونے لگتی۔ سنجیدہ مشورہ۔ معافی مانگ لو، وہ بہت اچھے اور معزز انسان ہے، تمہاری بے بسی کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں ہاں، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں اس وقت کتنی عجیب اور کم عقل لگ رہی ہوں گی۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ؟ میں ان پر ایٹیٹیوڈ اف حریب تمہیں یاد ہے میں نے ان کے سامنے کیسے اپنے ایبیلیٹیز بتا کر انہیں متاثر کرنے کی کوشش کی؟ چمچ بھر پانی مل جائے میں اس کے ڈوب کر مرنا چاہتی ہوں۔ توبہ کا غم ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا اور اریب کی ہنسی۔ ہنس رہے ہو تم؟ توبہ مزید روحانسی ہوئی۔ تم بہت کیوٹ ہو۔ اریب کو واقعتاً اس کا مزاج اور حرکتیں لطف اندوز کر رہی تھیں۔ پتا ہے مجھے، وہ ہنوز روحان سے انداز میں بولی۔ اریب پھر ہنس دیا۔ کافی ختم کرو، چلتے ہیں پھر، اریب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں حاشر کے اپارٹمنٹ کی جانب جا رہے تھے جب توبہ نے کافی کے بہانے کافی شاپ پر رکنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن اریب جانتا تھا کہ وہ حاشر کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ اریب اور اسے بے تکلف ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ دونوں ہی خوش مزاج تھے، دونوں کے مزاج میں یکسانیت ہی شاید ان میں جلد دوستی ہو جانے کی وجہ تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑا بیگ پیک کر رہا تھا، چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ بالکل پرسکون نظر آتا تھا۔ پلنگ پر آئس کریم کا بڑا باؤل رکھا تھا۔ ماسٹر، میں مدد کروں؟ ڈینیل نے سوال کیا۔ شیر نے نفی میں گردن ہلائی اور آس پاس دیکھتے کچھ تلاشنا چاہا۔ کچھ چاہیے ماسٹر؟ ڈینیل نے پھر سے سوال کیا۔ 3 دن کے لیے تمہاری چھٹی ہے، شیر نے بیگ کی زپ بند کرتے کہا۔ کیا؟ پھر سیکرٹ ڈیٹ؟ میرا مطلب آپ کی وہ اسپیشل والی سیکرٹ ڈیٹ؟ ڈینیل پرجوش ہو کر اس کی جانب دوڑا۔ شیر نے گردن گھما کر اس کی پرجوشی کو دیکھا اور آنکھ دبا کر مسکرایا۔ ایک پل کو ڈینیل محویت سے تکتا رہ گیا، پھر فوراً سیدھا ہوا۔ وہ غیر متوقع حرکات کر کے ہمیشہ ہی ڈینیل کو ساخت کر دیا کرتا تھا۔ کیا سوچنے لگے؟ یہی کہ میں اسٹریٹ ہوں، ورنہ پرپوز کر دیتا، ڈینیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیر نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور پھر کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ ویسے ماسٹر، آپ کو یاد ہے وہ کولمبین ڈاؤن ٹاؤن کنگ؟ ڈینیل نے دانت نکالتے ہوئے سوال کیا۔ شیر نے اس بات میں گردن ہلاتے آئس کریم کا باؤل اٹھایا۔ آپ نے اس کی پیشکش کا کیا جواب دیا تھا؟ یہی کہ میں ہم جنس پرستی کو ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا، شیر نے لاپرواہی سے کہتے آئس کریم کا چمچ لیا۔ اس نے ڈیل کینسل کر دی تھی، ڈینیل نے یاد دلایا۔ واٹ ایور، تمہارے پاس کبھی کوئی اچھا موضوع کیوں نہیں ہوتا ڈینیل؟ شیر نے آئس کریم کا چمچ منہ میں رکھتے سوال کیا۔ تو پھر یہ بتا دیں کہ یہ اسپیشل والی سیکرٹ ڈیٹ اس بار کہاں ہے؟ مریخ پر، شیر نے سکون سے جواب دیا۔ ڈینیل کو ایسے ہی کسی جواب کی امید تھی۔ سب کو کیا کہنا ہوں؟ شارجہ میں ہوں، شیر نے کہا۔ مجھے بھی لے جائیں، میں یہاں کیا کروں گا؟ ڈینیل نے منہ بنایا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہے میری ہر وقت کی پوچھ بنے رہنے کا؟ شیر نے اسے ڈپٹا۔ اب میں کیا کروں، مجھے عادت ہو گئی ہے، وہ افسردگی سے بولا۔ میری غیر موجودگی میں تم میرے نمائندے ہو، میرا شیڈول سیٹ کرو گے، ذاتی کال اٹینڈ نہیں کرو گے۔ یہ لو، اسے بھی رکھ لو۔ شیر نے اپنی سم کارڈ کا چھوٹا سا ڈبہ اسے پکڑایا۔
डैनियल ने एहतियात से वो पकड़कर जेब में डाला और मुंतशिर निगाहों से शेर की जानिब देखने लगा। अब जाओ। शेर ने कमरे से निकलने का इशारा किया। डैनियल इस बात में गर्दन हिलाता कमरे से निकल गया। शेर ने पहले सुकून भरे अंदाज में अपना आइसक्रीम बाउल खत्म किया और फिर उठकर वार्डरोब की जानिब आकर दूसरा बैग निकाला। वो बैग जो डैनियल के सामने पैक किया था, उठाकर वार्डरोब में डाला। स्याह आम सा बैग जो कम कीमत और काफी पुराना लगता था। इसको खोलकर अंदर झांका। मेरे फिंगर लेस ग्लव्स, मेरे लेंस, मास्क की फिलहाल ज़रूरत नहीं, मेरा कैप, मेरा रेन जैकेट, मेरा पासपोर्ट। उसने कहते ही पलंग के दाएं जानिब लगी दराज खोली और अंदर हाथ डालकर नीचे की जानिब से छोटा खुफिया खाना खोला। अंदर एक छोटा चमड़े का बैग था। उसने निकाल कर खोला। अंदर एक अमरीकी पासपोर्ट था, जिसमें जिस पर डेविड जोश लिखा था। इसमें लगी तस्वीर भी इसी की थी, लेकिन इसमें वो मुख्तलिफ लग रहा था। रंगत कदरे दबी हुई लगती थी। दाईं आंख के ऊपरी हिस्से पर जख्म का निशान था। शेर ने जेब से एक प्लास्टिक बैग निकालकर मसनूई खाल को आंख के ऊपरी हिस्से पर लगाया। कान के ऊपरी हिस्से में मजीद 2 बालियां डाली। बालों के पीछे की जानिब समेटकर पोनी में मुकीद किया, फिर लेंस का डब्बा खोलकर आंखों में नीले लेंस डाले और दोबारा वार्डरोब की जानिब आकर स्याह डब्बा निकाला। इसमें मेकअप किट्स थे। उसने डब्बा खोलकर अंदर से एक स्याह ट्यूब निकाली और फिर हाथ में लेकर हाथ की पुश्त पर रगड़ने लगा। कुछ ही सेकंड्स में उसके हाथ पर बना टैटू गायब हो गया। मैं तैयार हूँ। शेर ने दाएं जानब लगे कदे आदम शीशे में देखा। जिस्म पर सुर्ख रंग की सिल्क की शर्ट थी, स्याह चुस्त चमकती हुई पैंट, पैरों में भारी जूते। लग रहा हूँ ना, तीसरे दर्जे का अमरीकी फ्लॉप अदाकार। नहीं, अभी नहीं। मुझे से अचानक याद आने पर बोला और दोबारा वार्डरोब की जानिब आया। अंदर से रंग बिरंगी हेयर स्प्रे निकाले। सुनहरा, मेरी बियर्ड के लिए। शेर ने अंदर से एक प्लास्टिक का मास्क निकाल कर उस पर लगाया। फकत दाढ़ी वाला हिस्सा ज़ाहिर था। शेर ने स्प्रे करने के बाद मास्क हटाया। उसकी डार्क और और का रंग अब सुनहरा था। दाढ़ी का रंग अब सुनहरा था। वह खास किस्म का स्प्रे था जो फकत बालों के लिए ही था। उसका हुलिया अब बदल चुका था। उसने वार्डरोब खोलकर एक लॉन्ग लॉन्ग कोट निकाल कर पहना और फिर ऊनी टोपी सर पर रखकर आम सा सर्जरी मास्क चेहरे पर लगाया। कमरे के दरवाजे तक आते उसने कमरा लॉक किया और पलंग पे रखा पासपोर्ट और कागजात उठाकर बैग में डाले। खिड़की तक आया। नीचे झांका। यह अजमान का रेगिस्तानी इलाका था, जहां फासले पर रिजॉर्ट बने थे। उसने आसपास देखते एक पैर बाहर निकाला, फिर दूसरा, और एहतियात से दीवार थामे नीचे उतरने लगा। तुबा ने अपार्टमेंट के बाहर खड़े अपने कंधों तक आते बालों को संवारते अपना जायजा लिया। वो ढीली ट्राउजर और जर्द रंग की कुर्ती पहने हुए थी। कांधों पर स्याह बैग था, जिसके पट्टे उसने दोनों हाथों से थामे चंद गहरी सांसें ली। मैं कर सकती हूँ। हाँ, कोई मुश्किल नहीं। गलती सबसे होती है। मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। और तुबा कैसे डर सकती है? तो क्या हुआ अगर वो कमांडर है या डार्क आई है? तुबा लपचपाती बड़बड़ाई। उसने धड़कते दिल से घंटी पर हाथ रखा। अगले ही पल दरवाजा खुला। तोबा ने अंदर झांका। छोटी सी राहतरी थी। ऑटोमेटिक तरीके से गेट खोला गया था। वो खड़ी अंदर की जानिब देखती रही। दफतन वो आता दिखाई दिया। तोबा की धड़कनें तेज होती गईं। गुड इवनिंग कमांडर। तोबा मुश्किल मुस्कुराई। उसका हलक खुश्क हो रहा था। वो खुद भी तरास कर थी, लेकिन हाशिर का कद काठ आम लोगों की निस्बत कदरे बड़ा था। उसके छोटे कटे माथे पर थे। शेव हल्की सी बड़ी हुई थी। वो हमेशा की तरह आम से हुलिये में थी। वो फ़कत सादा टी-शर्ट और हाई नेक्स का इस्तेमाल करने का आदी था। फ़कत रंगत ही बदलते थे। अभी भी हल्के नीले रंग की हाई नेक और स्याह जीन्स जो कतरी ढीली थी, पैरों में आम सी नरम सी चप्पल। अंदर आएंगी? अभी बाकी लोग नहीं आए। हाशिर के अंदाज में गुजरे तलखी और वाकये का कोई अंसर ज़ाहिर नहीं था। वही नरम और गहरा लहजा। मैं अंदर ही इंतज़ार कर लूँगी। वो अंदर दाखिल हुई। हाशिर गेट बंद करता उसके पीछे आया। वो आसपास का बगौर जायजा ले रही थी। हाशिर को इसका अंदाज कदरे बदला हुआ लगा। कॉफी लेंगी? हाशिर ने सवाल किया। तूबा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, फिर बौखलाए अंदाज में नफी में गर्दन हिलाई। आप बनाएंगे? फिर फौरन पूछा गया। हाशिर ने उलझ कर उसकी जानिब देखा। मेरा मतलब मैं बना लूं? तूबा ने खसियाए अंदाज में सवाल किया। श्योर। हाशिर ने किचन का रास्ता बताया। तुबा बैग सोफे पर रखती तेजी से किचन की जानिब बढ़ी। हाशिर ने उलझे अंदाज में उसकी पुश्त को देखा, फिर सर छिटक कर अपना लैपटॉप उठा लिया।
हाँ ठीक है तूबा, जो हुआ सो हुआ। तुम्हें अब अपनी गलती सुधारनी है तो पुरएतमाद रहो। वो बड़बड़ाती हुई कॉफ़ी का सामान निकालने लगी। फिर रुककर किचन का जायजा लिया। हर चीज़ साफ सुथरी और सलीके से रखी हुई थी। किचन के अगले हिस्से में बालकनी थी, जहाँ खूबसूरत क्यारियाँ थीं। वहाँ छोटी सी मेज़ और स्टूल थे। किचन भी वसी था। दो सीटर डाइनिंग टेबल किचन में भी मौजूद था। एक सिंगल आदमी और इतना ऑर्गेनाइज्ड घर। तूबा मुतासिर में बड़बड़ाई और फ्रिज खोला। फ्रिज भी घर के बाकी हिस्सों की तरह सलीके और सफाई का मुंह बोलता सबूत था। वो कॉफी मशीन लगाती किचन के दरवाजे तक आई। वहां से लिविंग रूम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो खुशबू शायद पूरे घर में ही फैली हुई थी। ये कमांडर का परफ्यूम है या रूम स्प्रे? रूम स्प्रे है। इसी पर वो बाएं जानब की राहदरी से निकला, सामने की जानब गया। तूबा एकदम सटपटाई के पीछे हुई। फिर बाहर की तरफ आकर बाएं जानब झांका। वहां आमने सामने करके दो कमरे थे। और यहाँ जरूर कमांडर का रूम होगा। वो बड़बड़ाई, फिर किचन में आई। कौन यकीन करेगा कि मुझ जैसी खुशकिस्मत लड़कियां भी पाई जाती हैं। आइडियल के साथ केस। लेकिन ब्रिगेडियर ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे डार्क आई के साथ केस दिया जा रहा है, जबकि वो जानते थे मुझे कितना गंदा वाला क्रश है इन पर। तूबा कप में काफी उंडलते हुए सोच रही थी। आ उसके हाथ पे गिरी तो वो बेख्तियार उसकी सिसकी निकली। फिर फौरन मुंह पर हाथ रखते उसने गर्दन घुमाकर किचन के दाखिली हिस्से की जानिब देखा। उफ, तूबा क्या कर रही हो? क्या सोचेंगे कि वो मैं कितनी फौहड़ लड़की हूँ। उसने जल्दी जल्दी काउंटर पर गिरी कॉफी साफ की और कप उठाकर बाहर निकल गई। वो लिविंग रूम में दाखिल हुई तो हाशिर ने सर उठाकर उसे देखा। तूबा पल भर को फिर सटपटाई, फिर फौरन संभल कर उसे कॉफी पेश की। मुझे ब्रिगेडियर ने बताया कि आप एक बहुत पुरएतमाद और काबिल एजेंट हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो ज़रूर आप में वो काबिलियत होगी। लेकिन मेरा ख्याल है फिलहाल आपका रवैया बतौर एक खुफिया एजेंट के कुछ मुख्तलिफ है। हाशिर ने काफ़ी का घूंट भरा। तूबा खामोशी से लब चबाती उसे देखती रही। हाशिर की निगाह अचानक ही उसके सुर्ख पड़ते हाथ पर पड़ी। वो कप मेज पर रखकर उठा। तूबा यूं ही खामोशी से देखती रही। वो कुछ पल बाद वापस आया और मेज पर ट्यूब रखकर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। तूबा ने मेज पर रखी बर्न ट्यूब देखी, फिर हाशिर की जानिब देखने लगी। वो कॉफी पीता मुख्तलिफ कागजात देख रहा था। तूबा पलकें झपकाती बगैर उसे देखती रही। मैंने कैसे नहीं उन्हें पहचाना? कद-काठ, आंखें, सब तो वही है, लेकिन लहजा? मैंने तो सुना था इनकी आवाज से रूह कांप जाती है। कमांडर तो पुरसकून और नर्म लहजे में बात करते हैं। तूबा ने सोचते हुए ट्यूब उठाकर हाथ पर लगाई। कमांडर, दफतन हिम्मत करते तूबा ने उसे पुकारा। हाशिर ने गर्दन उठाकर सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। आपका कोड नेम डाकाई है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाशिर ने इस बात में गर्दन हिलाई, बगैर किसी फखरियत तासुर के। बिल्कुल आम सा अंदाज था। तूबा का दिल फिर तेजी से धड़का। असली वाला डाकाई जो एसएसजी के फर्स्ट रैंक पर है? तूबा की आंखें फैली। कोई नकली वाला भी एग्जिस्ट करता है? हाशिर ने काफी का घूंट भरते फिर सादगी से सवाल किया। तूबा ने इस बात में गर्दन हिलाई। अच्छा, वो हैरान हुआ। वो मेरे डैड मुझे डार्क आई का जनाना वर्जन कहते हैं। तूबा बेइख्तियार मुस्कुराई। फिर ब्रिगेडियर ने ठीक ही कहा होगा। जरूर बहुत काबिल एजेंट होंगी आप, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी और संजीदगी जरूरी है। उसने कॉफी का आखिरी घूंट भरा। तूबा बेइख्तियार मुस्कुराई। उसे लगा वो मजाक उड़ाएगा या हंसेगा, लेकिन इसका रद्द-ए-अमल खुशकुन था। मुझे नहीं पता था कि आप डाक आई हैं। तूबा आपकी कुछ एतमाद से बोली। हाशिर ने जवाब दिए बगैर तासुरात जाहिर किए। जैसे कह रहा हो, जानता हूँ। आपने बताया भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा सोचकर कि मैंने आपके साथ बुरा रवैया रखा। वो शर्मिंदगी से बोली। चाहे सामने कोई भी हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा रवैया बेहतरीन हो और हम अपने रवैये से किसी को तकलीफ न पहुंचाएं। आपका अमल मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, इसलिए मेरा रद्द-अमल भी अहम और शदीद नहीं था, लेकिन अक्सर लोगों में बर्दाश्त नहीं होती। एक एजेंट के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो बर्दाश्त करने की और करवाने की सलाहियत रखता हो। हाशिर ने कहते हुए कॉफी का आखिरी घूंट भरते फाइल उठाकर उसके सामने रखी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी बात पर अमल करने की। उम्मीद है ऐसा ही होगा। ये केस के मुतालिक प्रोफाइल पढ़ लें, तब तक बाकी सब भी आ जाएंगे। वो मेरे से खाली कप उठाता किचन की जानिब बढ़ गया। तो बने गर्दन घुमाकर उसे जाते हुए देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। मुझे लगता था ऐसे मुकम्मल और ज़बरदस्त किरदार फ़कत ड्रामों और कहानियों में ही पाए जाते हैं, लेकिन शायद हमें बस जानने और समझने की ज़रूरत होती है।
ہمارے آس پاس بسنے والے لوگوں میں بھی ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ بالٹی موور کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع یہ ایک سنہری عمارت تھی۔ وہ ایک قدیم طرز پر بنا خوبصورت ہوٹل تھا۔ اسی ہوٹل کی لابی میں جنت بیزار چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ قریب ہی اس کا بیگ رکھا تھا، سر پر اونی ٹوپی اور جسم پر گرم جیکٹ تھی۔ وہ دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے سر جھکائے اپنے جوتوں کو گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی بیزاری تھی۔ کاش ایلی یہاں ہوتی۔ وہ آہستگی سے بڑبڑائی اور تھکن زدہ سانس خارج کر کے سر اٹھا کر آس پاس دیکھا۔ اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کیا سچ میں شیر شارجہ آیا ہوگا 2 ہفتوں کے لیے؟ لیکن میں یہاں 2 ہفتے تک کیا کروں گی؟ کاش میں اسے دیکھ پاتی، اس سے مل پاتی۔ کاش، کیا وہ مجھے یاد کرتا ہوگا؟ کیا میں اسے یاد ہوں گی؟ وہ بڑبڑائی، شاید۔ کس شیر کے لیے زندگی خود پر حرام کر رکھی ہے تم نے؟ اس کے لیے جو جاتے وقت تم سے مل کر نہیں بھی گیا، وہ جس نے پلٹ کر کبھی تم سے ملنے کی کوشش تک نہیں کی۔ ایلیا کی تلخ آواز اس کی سماعت میں گونجی۔ پاگل ہو تم، دماغ خراب ہے تمہارا۔ وہ ہر ہفتے مختلف لڑکیوں سے ملنے والا عیاش شخص۔ امش کی غصیلی آواز نے جنت کو مزید اداس کیا۔ اس نے بیگ سے ڈائری اور پین نکال کر تیزی سے لکھنا شروع کر دیا۔ دنیا کا ہر شخص مجھے اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم میرے پاس نہیں ہو سکتے، لیکن میرا وجود، میری سوچ، میرا دل، میری روح کہتی ہے کہ تم مجھے نہیں بھول سکتے، کیونکہ تم وہ پہلے شخص تھے جو میری زندگی میں بہار لے کر آئے تھے۔ تم ہی تو وہ شخص تھے جس نے اپنی زندگی کا پہلا قتل میرے لیے کیا تھا۔ تم ہی وہ شخص تھے جس نے کہا تھا کہ مجھے کبھی رونا نہیں چاہیے۔ تم نے کہا تھا زندگی سے دوستی کرنے والا ہی خوش رہتا ہے۔ تم نے کہا تھا تم مجھے یاد کرتے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے جواباً نہیں کہا تھا کہ میں بھی تمہیں یاد کرتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں تمہیں بھول گئی ہوں۔ جنت کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بہہ کر ڈائری کے صفحے پر گرا۔ اس نے قلم چھوڑ کر ڈائری بند کر دی۔ کچھ فاصلے پر ایک ستون کی آڑ میں کھڑا وہ شخص اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ سر پر پی کیپ اور چہرے پر سیاہ سادہ ماسک تھا۔ اس کے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ اس کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک اور نرمی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آنکھوں سے مسکرا رہا ہو۔ اے، گاڑی روکو، کون ہو تم؟ میرا ڈرائیور کہاں ہے؟ جنت بنت امش نے کرختگی سے گاڑی چلاتے شخص کا کندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ گاڑی چلاتے شخص نے ذرا سی گردن گھما کر اسے دیکھا۔ جنت سے جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں پر خوف اتر آیا۔ تم پھر؟ مجھ سے مت ڈرا کرو۔ اس کی آواز کی نرمی نے جنت کو مزید تیش دلایا۔ بزدل آدمی، میں نے تم جیسا شخص ساری زندگی نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں گی بھی نہیں بنت امش۔ اس بل اس کی آنکھیں مسکرائیں۔ کیا مقصد ہے اس سب کا؟ کبھی تم کہاں پہنچ جاتے ہو، کبھی کہاں۔ پچھلی دفعہ بیچ پر لائف گارڈ بھی بن کر تم ہی آئے تھے نا؟ کون ہو تم؟ بتاؤ، اور یہ چہرہ کیوں چھپا رہا ہے؟ میں عاشق ہوں تمہارا، سچا عاشق۔ وہ ہنسا۔ اور میں شیر روسیہ کی محبوبہ ہوں۔ سنا تم نے؟ شیر کی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر اسے پتہ چلا کہ تم پچھلے کئی عرصے سے یوں مجھے تنگ کر رہے ہو تو وہ تمہارا کیا حال کرے گا جانتے ہو؟ اس نے اسے خوفزدہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہا لگا کر ہنس دیا جیسے اس بات نے اسے لطف اندوز کیا ہو۔ اچھا، تو شیر روسیہ کی محبوبہ ہو تم؟ پھر تو مجھے واقعی ڈرنا چاہیے۔ ویسے تم کیسے جانتی ہو اسے؟ اور میں کیسے مان لوں کہ تم شیر روسیہ کی محبوبہ ہو؟ میں نے تو سنا ہے اس کی گرل فرینڈ روسی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ہی گھومتا پھرتا ہے۔ نہیں؟ جس کے ساتھ مرضی پھرتا رہے، محبت تو میں ہوں اس کی۔ وہ تو نک کر بونی۔ شیر مارس کے پیچھے سے دلکشی سے مسکرایا۔ اور تب تمہارا شیر کیا کرے گا جب میں تمہیں کسی دن یہاں سے غائب کر دوں اور بہت دور لے جاؤں؟ وہ تمہاری جان لے لے گا۔ تو ایسا کرو، تم اپنے شیر کو بتا دو نا کہ ایک خپتی شخص تمہیں کیسے تنگ کرتا ہے۔ اسے بتا کیوں نہیں دیتی؟ اسی پل جنت کا چہرہ مرجھا گیا۔ شیر نے مرر سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ چھوڑو، بھول جاؤ شیر کو۔ ہم اتنے عرصے سے سیکرٹ ڈیٹنگ کر رہے ہیں، پھر تو مجھے لگا اب میرا انتظار کرتی ہوگی تم۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ گاڑی روکو۔ جنت بنت امش نے سخت نگاہوں سے ماسک پہنے شخص کو گھورا۔ وہ 6 سالوں میں آج تک جان نہیں پائی تھی کہ ماسک مین کون ہے۔ شیر کی مسکراہٹ تھمنے سے انکاری تھی۔ وہ مرر سے جنت کا غصے والا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مائی لٹل وچ از گرون اپ ناؤ۔ وہ زیر بڑبڑایا۔ آنکھیں محبت کی انوکھی چمک سے لبریز تھیں۔ مجھے گھورنا بند کرو اور گاڑی روکو۔ سنا نہیں تم نے؟
वो इस्माइली खेज खामोशी से खाइफ होकर तलखी से बोली। पिछले 26 घंटों से इंतजार कर रहा था इन लम्हों का। ऐसे किसी के एहसासात को रद्द करना बहुत गलत बात होती है बिनते अमिश। वो गहरे लहजे में कहता गाड़ी को एक कदरे सुनसान सड़क पर ले आया। जन्नत ने एकदम सहम कर आस पास देखा। कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? वो एकदम इस पर झपटी ताकि इसका मास्क उतार सके, लेकिन वो नाकाम रही। वो चालाकी से अपना बचाव कर गया था। डेट पर वो नरमी से बोला, क्या तुम मरना चाहते हो? वो जबड़ा भींचते गुस्से से बोली, नहीं, मैं ये पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। उसकी निगाहें मुसलसल जन्नत के तासुरात पर थीं। आह! कितने फ़िज़ूल डायलॉग बोलते हो, है ना? मुझे भी यही लगता है। वो क्या है ना कि तजुर्बा नहीं है इस फ़ील्ड का, तो बस 2-4 मूवीज़ देख ली हैं। वो पुरसुकून से कहता उसे मज़ीद तपा गया। मैंने कहा गाड़ी रोको। यहाँ रोकूँगा भी तो कहाँ जाओगी? वैसे आज तुम्हारे पास वो छुरी नहीं है? पिछली दफ़ा तो गर्दन काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने गर्दन के किनारे हाथ फेरते कहा। जन्नत तब भिंच कर रह गई। उसकी आंखों के किनारे भीगने लगे। वो जो बैक मिरर में इसका चेहरा देख रहा था एकदम संजीदा हुआ और सड़क किनारे गाड़ी रोक दी। रोना हर मसले का हल नहीं होता। उसने गर्दन घुमाए धीमे लहजे में कहा, अंधे हो तुम? तुम्हें कहाँ से लग रहा है कि मैं रो रही हूँ? वो एकदम चिल्लाई थी। मुस्कुरा भी तो नहीं रही, हालांकि खूबसूरत तरीन मुस्कुराहट की मालकिन हो। और हाँ, ये लाइन किसी फिल्म से नहीं ली। वो मुस्कुराते लहजे में बोला। जन्नत जवाब दिए बगैर खिड़की के पार देखने लगी। गाड़ी के दरवाजे लॉक नहीं है, उसने इतला दी। जन्नत ने चौंक कर गेट खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा फौरन खुल गया था। वो फौरन बाहर निकल गई। शेर ने भी दरवाजे खामोशी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। मेरा बैग दो। जन्नत जो कुछ कदम आगे बढ़ गई थी दोबारा पलटकर उसकी जानिब आई। कहाँ जाओगी? उसने नरमी से सवाल किया। जहन्नुम में। चलना है साथ? नहीं शुक्रिया। वह मखसूस पुरसुकून अंदाज में कहता गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तुम जैसा धीर शख्स मैंने कभी नहीं देखा। वो तुनक कर कहती आगे बढ़ने लगी। देखा है तुमने? तुम्हारे सामने खड़ा है। वो क्या है कि मेरे जैसे बस मैं ही हूँ। वो कहते हैं ना एंटीक। वो शरारती लहजे में कहकर इसके अकब में चलने लगा। कई मिनट खामोशी से वो इसके अकब में चलता रहा। दफतन जन्नत ने रुककर उसका गर्दन घुमाई। कौन हो तुम? ढीठ, जलील, बुज़दिल, जाहिल, आवारा, कामचोर, बकौल तुम्हारे। मैं संजीदा हूँ, इंसान हूँ। वो भी अपने तहे संजीदा हुआ। कहाँ से आए हो? ब्रॉडवे के पास स्काईलैंड होटल है। मेरे पीछे क्यों आते हो? मोहब्बत है तुमसे। लानत हो। वो तल्खी से बोली। वो कभी इसके सवालात का जवाब ढंग से नहीं देता था। मुझ पर या मेरी मोहब्बत पर? उसने उसके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। दोनों पर। शुक्रिया। वो इसी लहजे में बोला। जन्नत ने चिढ़कर उसकी जानिब देखा। उसे यकीन था कि वो मास्क के पीछे से मुस्कुरा रहा था। चेहरा क्यों नहीं दिखाते अपना? जन्नत ने अब की बार खुद आहिस्ता लहजे में पूछा। फिदा हो जाओगी। या रब्बी! वो ज़िद झोंककर बड़बड़ाई। अच्छा पुरसुकून हो जाओ, नहीं कर रहा तंग। वो दोनों कानों को छूकर बोला। जन्नत ने ठंडी आह भरकर उसकी जानिब देखा। बताओ क्या चाहते हो? पहले तो मुझसे डरना छोड़ दो। मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आता। वो संजीदगी से बोला। तो फिर? कितनी दफ़ा तो कह चुका हूँ सीक्रेट डेटिंग। लेकिन वो अलग बात है कि हर दफ़ा मेरी ड्रीम सीक्रेट डेट का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती तुम। वायलेंट बिच। वही एकदम तुनक कर बोला। क्या कहा? वो झटके से पलटकर उसकी जानिब आई। उसकी आंखें यकदम बेयकीनी और हैरत से फैली। शेर सीधा हुआ और खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। वो मजीद करीब आई। शेर का दिल यकदम बुरी तरह धड़का। बोलो, क्या कहा था? वो आखिरी लफ्ज़ क्या था? वो बहुत आस भरी नज़रों से उसकी जानब देखे सवाल कर रही थी। शेर यूं ही साकत निगाहों और धड़कते दिल से उसकी आंखों में देखता रहा। वही मासूमियत जो उसकी आंखों का हुस्न थी। जन्नत ने उसकी खामोशी पर हाथ बढ़ाकर दोबारा इसका मास्क उतारने की कोशिश की थी। शेर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे मास्क हटाने से रोका और नरमी से पीछे धकेला। वायलेंट। यही था आखिरी लफ्ज़। वो एतमादी से बोला। विच? जन्नत ने उलझन आमेज लहजे में सवाल किया। विच? हाँ विच। विच भी कहा था ना तुमने? हाँ। क्यों? क्या हुआ? वो उसकी आंखों में देखता रहा। जन्नत एकदम नफी में गर्दन हिलाती पीछे हटी। शेर ने गहरी सांस भरते गाड़ी का दरवाजा खोला। बैठो। कहाँ? जहाँ से लेकर आया था। वो कहता ड्राइविंग सीट की जानिब आया। जन्नत भी खामोशी से गाड़ी में आ बैठी। कहाँ जा रही थी तुम? पता नहीं।
मुझे होटल छोड़ दो। वो मुरझाए लहजे में बोली। शेर ने शीशे से उसका चेहरा देखा। मैं तुम्हें मजबूत ज़रूर बनाना चाहता था, लेकिन मजबूत रहने की अदाकारी करने का नहीं कहा था। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। न जाने कि उसके अंदर भी एक खामोशी सी उतर आई थी। मुझे एक पल के लिए लगा वो शेर है। वो पल ख़ास था, आम लम्हों से बिल्कुल मुख्तलिफ। उस पल में दिल जी उठा था। मुझे नहीं मालूम कि शेर की आवाज़ कैसी है, लेकिन कभी आज शेर लगा। उसकी हाज़िर जवाबी मुझे उसकी याद दिलाती है, लेकिन वो शेर कैसे हो सकता है? उसकी आँखें स्याह नहीं हैं। शेर तो ऐसा दिखता है ना? जन्नत ने बैग खोलकर उसमें से एक और डायरी निकाली और तेज़ी से सफ़े पलटने लगी। एक सफ़े पर वो तस्वीर चस्पा थी। गहरी सी आँखें, स्याह चमड़े के दस्ताने, कीमती लिबास, कीमती मास्क, जिस पर सुनहरे रंग से एसआर लिखा हुआ था। और जिस शख्स से वो आज मिली थी, वो इस शेर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस डायरी में शेर की मुख्तलिफ तस्वीर थी। हर तस्वीर में उसका यही एक अंदाज था। हर तस्वीर जीएफएसआर के सालाना इजलास से ली गई थी। ये इजलास इंतहाई प्राइवेट होते हैं, जिसमें फ़कत जीएफएसआर के ख़ास लोग ही शिरकत कर सकते हैं। वो इन इजलास में भी अपना चेहरा ज़ाहिर नहीं करता था। उसे रोज़ाना की बुनियाद पर करीब से देखने का मौका फ़कत महदूद लोगों को ही मिलता था। जन्नत ने तो ये तक सुना था कि वो बगैर दस्तानों के किसी से हाथ भी नहीं मिलाता। जिन तकारीब में वो और गोल्डन फॉक्स शरीक होते थे, वहाँ कैमरे और मोबाइल फ़ोन्स को अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं थी। शनाख्त ज़ाहिर न करने की वजह इन दोनों ने खुद कभी नहीं बताई थी, लेकिन लोगों ने कई मफ़रूज़े फ़र्ज़ कर रखे थे। जन्नत भी शायद इन मफ़रूज़ों पर यकीन करती थी। कई साल हो गए थे शेर से ताल्लुक़ टूटे, और इन सालों में यकीनन हर चीज़ बदल गई थी, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदली थी, वो शेर का मकाम था। इसलिए जन्नत को वो चाँद की मानद दिखाई देता था, जो दस्तरस से बहुत दूर था। लेकिन आज के इस लम्हे में उसे यूँ महसूस हुआ कि चाँद वाक़ई उसकी दस्तरस में आ गया हो।